अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कोरोना के बारे में पिछले साल 1.5 साल से हम बातें कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ने मुझे ये कहा था कि एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाइए जिसमें कोरोना के बारे में अलिफ से ये तक A to Z तक हर चीज़ हमें बताइए जो कि एक कॉमन आदमी को चाहिए। तो ये वीडियो थोड़ी सी तवील हो सकती है, लेकिन आप इसको गौर से सुनिएगा तो ये इंशाल्लाह हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगी और हमारे प्यारे उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसलिए कि कोरोना के बारे में सारी मालूमात अगर हमारे पास होंगी तो इस मूजी मर्ज का हम मुकाबला ज़्यादा जमामर्दी के साथ कर सकेंगे। देखिए, पहली बात बताने की यह है कि ये बीमारी एक वायरस की वजह से होती है, और वो वायरस आपने उसकी तस्वीरें देखी होंगी, वो गोल सा एक जैसे बॉल होती है, वो वैसे होता है। और इस वायरस की एक ख़ास बात है कि इसके ऊपर चोंचें निकली होती हैं जिसको अंग्रेजी में स्पाइक्स कहते हैं। अच्छा, ये जो स्पाइक्स हैं ये ख़ास किस्म की एक प्रोटीन है जो कि इस वायरस की ही ख़ास है, यानी वो किसी और वायरस में नहीं होती। और इसको टेक्निकल टर्म में ये कहते हैं कि इसकी एक ख़ास एंटीजन है जो किसी और वायरस में नहीं। अच्छा, ये वायरस हमारे मुंह या नाक में दाखिल होता है या तो हमारे अपने हाथों की वजह से, यानी हमारे हाथों पे कहीं से वायरस लग गया और हमने अपनी आंख, नाक, मुंह को टच किया और वायरस अंदर चला गया, या किसी और शख्स ने जब छींक मारी या खांसी की या लंबे लंबे सांस लिए और वो हमारे करीब था तो उसके सांसों में से जो वायरस निकला तो वो निकल के हमारे नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते हमारे हलक में चला गया। ये एक तरीका है अंदर जाने का। और जब ये वायरस अंदर जाता है तो सबसे पहले जो हमारे गले की लाइनिंग है जिसको फेरिंक्स कहते हैं, जो सांस की नाली का ऊपर वाला हिस्सा है, उस जगह पर जाकर जो उसकी दीवार है या लाइनिंग है उसके साथ चिपक जाता है और उसके अंदर उसके सेल में घुस जाता है। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि वायरस और बैक्टीरिया में यह फर्क होता है कि बैक्टीरिया इंसानी जिस्म के बाहर भी अगर पड़ा हो तो वो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होता रहता है, यानी मल्टीप्लाई करता रहता है, और क्योंकि वो जिंदा होता है। वायरस अगर किसी होस्ट यानी मेजबान यानी इंसानी जिस्म से अलग अगर पड़ा हुआ है या हैवानी जिस्म से, तो वो बेजान है, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई मैकेनिकल चीज पड़ी हुई है। वो 1 से 2 नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर वो निजाम ही मौजूद नहीं है जिसके जरिए से वो खुराक को इस्तेमाल करके अपने आप को 1 से 2 कर सके। लिहाजा जो ही वो वायरस हमारे गले की नाली के अंदर जाता है तो वो सेलों के अंदर घुस जाता है और वहां जाकर फिर अब उस सेल का पूरा कंट्रोल अपने काबू में कर लेता है, और वो सेल जो अपनी नश्व नमा के लिए ग्रो कर रहा था वो अब वायरस के ताबे होकर उस जैसे बहुत से वायरस बनाना शुरू कर देता है। यानी हमारे अपने ही सेल और वायरस बनाना शुरू करते हैं, और बहुत जल्द यानी तकरीबन 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर लाखों करोड़ों की शक्ल के अंदर वायरस हमारा अपना जिस्म ही बनाना शुरू कर देता है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, और वो वायरस जो हैं वो हमारे सांस की नाली को जकड़ लेते हैं हर तरफ से। जब ये काम होता है और हमारे सेल टूटते हैं तो उसकी वजह से कुछ मादे पैदा होते हैं जिसकी वजह से बुखार होता है, जिनको हम पायरोजेंस कहते हैं। तो लिहाजा जब भी किसी को इन्फेक्शन होगी, अच्छा ये कितनी देर के बाद होगा, ये तकरीबन 5 दिन, तकरीबन 5 दिन। लेकिन ये भी देखा गया है कि ये फिक्स नहीं है, ±2 डेज, यानी 3 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है। यानी जो ही वायरस हमारे अंदर जाता है तो आप ये कह सकते हैं 3 से 7 दिन के अंदर अंदर इसकी अलामात शुरू हो जाती हैं। लिहाजा जिस शख्स को पहली दफा ये अलामत शुरू होती है तो कम से कम 3-4 दिन पहले वो अपनी उसको इन्फेक्शन हो चुकी होती है। अच्छा, अब जो ही ये बुखार होता है, बुखार के साथ कुछ और मादे भी हमारी बॉडी के अपने सेल्स के टूटने की वजह से पैदा होते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में बहुत शदीद दर्द होता है जिसको मायल्जिया कहते हैं। और तीसरी, चूंकि ये गले की लाइनिंग जो है इसके ऊपर वो बीमारी लगी होती है तो उसकी वजह से इरिटेशन होती है और खांसी आती है, खुश्क खांसी आती है। तो ये 3 बुनियादी अलामात हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं। तो ये है इब्तदाई अटैक। अच्छा, अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि 80-90% लोग ऐसे हैं कि जिनका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत ज़बरदस्त होता है। मुदाफ़ती निज़ाम का मतलब यह है कि इस वायरस का मुकाबला करने के लिए उनका अपना सिस्टम, जिसको टेक्निकली इम्यून सिस्टम कहते हैं या उर्दू में समझने के लिए मुदाफ़ती निज़ाम कहते हैं, वो जो एंटीजन मैंने आपको बताई थी जो ऊपर स्पाइक्स लगी होती हैं, उनके मुखालिफ
एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती हैं। एंटीबॉडीज आप ये समझें कि बाहर से दुश्मन ने हमला किया है तो अंदर से हम अपनी फौज तैयार करना शुरू कर देते हैं, और वो एंटीबॉडीज उन एंटीजन यानी वायरस पर गलबा पा लेती हैं और उनको खा जाती हैं, उनको खत्म कर देती हैं। और जो ही वो खत्म होना शुरू होती हैं तो जितना डैमेज होता है वो दोबारा रिपेयर होना शुरू हो जाता है, और मरीज 3-4 दिन के बाद उसका बुखार खत्म हो जाता है, उसके दर्द खत्म हो जाते हैं, खांसी कम होना शुरू हो जाती है और वो ठीक हो जाता है। ये है तकरीबन 80-90% लोगों में जो कि जवान हैं, सेहतमंद हैं और जिनको कोई और बीमारी नहीं है, उनके अंदर ये होने का इम्कान है। लिहाजा आप ये मेरी सारी गुफ्तगू के दौरान ये जो टाइम लाइन मैं आपको बता रहा हूं इस पर जरूर तवज्जो रखिएगा। जब वायरस आपके अंदर गया, उस वायरस से 3 से 7 दिन के बाद पहली अलामत शुरू होती है। पहली अलामत शुरू होने के बाद अगर तो आपकी इम्यूनिटी या मुदाफियत ठीक है तो अगले 4 से 5 दिनों के अंदर आपका बुखार उतर जाएगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब गौर कीजिएगा, तो कुल हो गया तकरीबन 5 दिन ये, 5 दिन ये, तकरीबन 10 दिन, प्लस माइनस 10 दिन। अगर 10 दिन के बाद भी ये बीमारी जारी रहती है, इसका मतलब है कि हम पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में चले गए हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इसी स्टेज पर इस बीमारी को पकड़कर इसके बारे में जो नेक्स्ट इलाज का तरीका है उसको इख्तियार न किया तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये जो पहला फेज था, इसमें क्या इलाज है? इसमें यह कहा जाता है कि हम विटामिन ले सकते हैं, विटामिन डी ले लें, विटामिन सी ले लें, विटामिन B12 लें, अपनी इम्यूनिटी ठीक रखें। बुखार बहुत ज्यादा हो तो पैरासिटामोल जो है वो ले लें। एंटीबायोटिक जो एजोमैक्स या एज़िथ्रोमाइसिन और या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इसके बारे में बहुत कहा जाता है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस ये है कि पहले 3-4 दिन में ये दवाई एक्चुअली वायरस को बिल्कुल नहीं मारती, एंटीवायरल ड्रग नहीं है। इसकी कहां जरूरत पड़ती है ये मैं आपको बताता हूं, मगर ये पहले 5 दिन में एक्चुअली स्पेसिफिक इलाज कोई है ही नहीं। पैरासिटामोल लें, डाइट अच्छी रखें, फ्रूट्स बहुत लें, जूसेस लें और कुछ रेस्ट करें तो आप ठीक हो जाएंगे। अब आप जरा मुतवज्जो होइएगा। अब अगर फर्ज करें इस पीरियड के गुजरने के बाद, यानी पहली अलामत के 5 दिन और जब आपको बीमारी लगी है उससे तकरीबन 10 दिन, अगर इसके बाद भी आपको अलामात हों तो अब हम एक अगली स्टेज में चले गए हैं, जिसका मतलब यह हुआ है कि जो बॉडी की एंटीजन थे और एंटीबॉडीज थी, जो बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई और जो वायरस की एंटीजन थी, इनके दरमियान अब लड़ाई शुरू हो गई है। 10वें दिन तक या तो लड़ाई खत्म हो गई या अब यह लड़ाई शुरू हो गई है। और पहली अलामत के 5वें दिन जब यह लड़ाई शुरू होती है तो इस लड़ाई के शुरू होने की वजह से, जैसे आप फर्ज करें इस कमरे के अंदर मैं बैठा हूं और कुछ डाकू आ जाते हैं और हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है, तो उस लड़ाई में चाहे वो मुझ पर गलबा पाए या मैं उन पर गलबा पाऊं, लेकिन इस बात का इम्कान है कि ये अलमारी टूट जाएगी, ये कुर्सी टूट जाएगी और कुछ यहां लाइटों का नुकसान हो जाएगा, ये कैमरा टूट जाएगा, इस बात का इम्कान है। तो हमारी बॉडी में प्लीज याद रखिए कि पहली अलामत के 5 दिन के बाद जो मसला होता है वो वायरस की वजह से नहीं होता, वो जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से होता है। जब वो एंटीजन और एंटीबॉडीज आपस में टकराते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी के सेल टूटते हैं और उसके अंदर कुछ चीजें प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें कहते हैं साइटोकाइनिन्स। और ये जो साइटोकाइनिन्स हैं ये बुनियादी तौर पर वैसे तो मुदाफती निजाम के लिए हैं, ये खून की शरियानों पर काम करने के लिए हैं और इसलिए हैं कि मुदाफती, मगर इससे नुकसान ये होता है कि ये एक बॉडी में सोजिश या इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। और वो इन्फ्लेमेशन अगर कंट्रोल ना हो तो वो फेफड़े में हो सकती है और जिस्म के और आज़ा में हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े की जो दीवार है वो सूज जाती है और वो मोटी हो जाती है। और जब फेफड़े की दीवार मोटी हो जाएगी तो उसका काम यह था कि वो हवा से ऑक्सीजन लेकर खून में शामिल करेगा और खून से फिर वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस आएगी, वो काम होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अब सांस की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। प्लीज याद रखिए कि शुरू में यह समझा गया कि ये वायरस करता है ये नमूनिया, लेकिन बाद में और खास तौर पर इटली के अंदर कोविड के मरीजों का आपने ये देखा होगा, बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस में ये आया था कि उन्होंने व्हाट्सएप के जो बेचारे इंतकाल कर गए थे उनका पोस्टमार्टम करके उनके लंग्स में से ये स्टडी किया और ये पता चलाया कि एक्चुअली ये वायरस ने नमूनिया नहीं किया,
ये जिसकी वजह से ये तबीयत खराब हुई, बल्कि वायरस के और एंटीबॉडीज की आपस में लड़ाई के दौरान फेफड़े की दीवार मोटी हो गई। और एक दूसरी और बात हुई, दूसरी बात यह हुई कि गौर से सुनिएगा, और अगर ये कोई टेक, मैं बहुत कोशिश करूंगा इसको सिंपल आपको समझाऊं, कि फेफड़े के अंदर जो खून की शरियानें जा रही होती हैं, उन खून की शरियानों के अंदर जो एंटीजन होती है वो कुछ ना कुछ इस वायरस की एंटीजन से मिलती जुलती होती है। तो हमारी जो एंटीबॉडीज बनी हैं वो ये समझती हैं कि ये जो खून की शरियानें हैं यहां भी वायरस लगा हुआ है, तो वो उसके ऊपर भी अटैक कर देती हैं। उसके अटैक करने की वजह से खून की शरियानों की जो अंदर की लाइनिंग है वो मोटी हो जाती है और उस पर आकर खून जम जाता है, यानी कोआगुलेशन हो जाती है। ये इटालियन एक्सपीरियंस से हमें पता चला। लिहाजा 5 दिन के बाद अगर ये वाला काम शुरू हो जाए तो इसका मतलब यह है कि हमें कोविड की वजह से फेफड़ा मुतासर होना शुरू हो गया है और खून की शरियानों के अंदर खून जमना शुरू हो गया है। अब वो जो खून, हमारे गंदा खून हमारे जिस्म में आता है वो इन्हीं शरियानों से होकर जाता है और हवा जो है वो फेफड़े में जाती है। तो एक तरफ तो बाहर से हवा नहीं गुजर रही, दूसरी तरफ उधर से खून नहीं आ रहा, तो बॉडी में ऑक्सीजन की शदीद कमी हो जाती है और मरीज का सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और उसको सांस आने में, उसको एयर हंगर कहते हैं, उसको लगता है कि उसकी हवा नहीं आ रही और वो खींच खींच के सांस लेना शुरू हो जाता है। और साथ वो जो साइटोकाइनिन स्टॉर्म होता है उसकी वजह से उसकी बुखार वो बढ़ना शुरू हो जाता है और खांसी भी और शदीद होना शुरू हो जाती है। इस स्टेज पर कुछ लोगों को डायरिया भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह खून की शरियानों के अंदर खास किस्म की प्रोटीन है जो कि वायरस की तरह की है जिस पे एंटीबॉडीज अटैक करती हैं, इसी तरीके से हमारी अंतड़ियों के अंदर की जो लाइनिंग है उसकी भी कुछ कुछ शक्ल वायरस की प्रोटीन से मिलती जुलती है। तो एंटीबॉडीज ये समझती हैं कि भाई ये भी वो वायरस है, तो वो कभी कभी अंतड़ियों पर भी अटैक कर देती हैं जिससे डायरिया भी हो सकता है। लिहाजा आप याद रखिए 5 दिन के बाद अगर ये अलामात शुरू हो गई हैं तो अब मसला गड़बड़ हो गया है। आप खुदा न खास्ता वो मरीज जो है एक सेकंड वाली स्टेज में चला गया है। इस स्टेज के ऊपर अब खुद से इलाज करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है और इस वक्त हमें फौरन डॉक्टर के पास राब्ता करना चाहिए पता चलाने के लिए कि हम इस स्टेज पर चले गए हैं। अहम चीज यह है कि बुखार नहीं उतरा, नंबर 2 बात सांस उखड़ना शुरू हो गया है, और तीसरी बात यह कि खांसी, खुश्क खांसी, उसका जो दौरानिया है और उसकी शिद्दत है उसमें इजाफा होना शुरू हो गया है। इस मौके पर वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है पल्स ऑक्सीमीटर, उसकी बहुत अहमियत है। वो अगर पल्स ऑक्सीमीटर लगाया जाए तो वो नॉर्मली हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है वो बताता है, तो वो 99, 98, 97 तक होनी चाहिए। लेकिन अगर वो 92, 93 में आ रही है तो इसका मतलब यह है कि जो मैंने आपको बताया पहले कि फेफड़े की दीवार मोटी हो चुकी है और खून जमना शुरू हो गया है, ये मामला शुरू हो चुका है। देखिए एक बात याद रखिए कि अल्लाह ताला ने हमें 2 फेफड़े दिए हैं। अगर हम एक फेफड़ा निकाल भी दें तो दूसरा फेफड़ा अगर नॉर्मल हो तो हमारी सैचुरेशन 98-99% उस एक फेफड़े पर होगी। इसके अंदर जिस वक्त हमारी सैचुरेशन 90 या 91 तक आई है तो इसका यह मतलब है कि हमारा 2/3 फेफड़ा जो है वो उससे मुतासिर हो चुका है। लिहाजा अगर किसी को सांस आने में दिक्कत आ रही है और तो वो इसको बिल्कुल लाइट ना ले और फटाफट फिर किसी पल्मोनोलॉजिस्ट या कोविड के सेंटर के अंदर चला जाए। अब यहां एक बात याद रखिए, अब हमारे पास 2 दवाइयां मौजूद हैं जो इस हालत में इलाज की जाए। इनफैक्ट कहा जाए तो 3 दवाइयां मौजूद हैं। एक तो बड़ी पुरानी टाइम टेस्टेड दवाई है स्टीरॉइड्स। तो यहां फिर इस वक्त स्टीरॉइड का रोल शुरू होता है। एक बात जाननी बड़ी, हम में से जो कुछ कम जो पढ़े लिखे लोग हैं ना और जिनको थोड़ा सा मेडिकल का नॉलेज है, वो बाजुकात ये गलती कर सकते हैं कि स्टीरॉइड शुरू न करें, और दूसरी गलती ये कर सकते हैं कि पहली स्टेज पर स्टीरॉइड शुरू कर दें। अगर हम पहली स्टेज पर स्टीरॉइड शुरू कर देंगे तो वो जो एंटीबॉडी बनने का अमल है वो उसको मुतासिर करेगा और उस वक्त वो उसका नुकसान होगा। ये एक 2-धारी तलवार है। स्टीरॉइड हमने उस वक्त शुरू करना है जब खुदा ना खास्ता मरीज सेकंड स्टेज में चला जाए, तो उस वक्त स्टीरॉइड देने से ये जो साइटोकाइनिन का स्टॉर्म है, जो तमाम चीजें पैदा होती हैं जिनकी वजह से फेफड़ा मोटा होना शुरू हो जाता है, वो प्रिवेंट किया जा सकता है
और ये रिकमेंडेड है अमूमन 2 से 3 हफ्ते तक स्टीरॉयड, और ये डोजेज वगैरह आपको डॉक्टर बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर कुछ टेस्ट आपका डॉक्टर करवाएगा, जिसमें एक डी डाइमर टेस्ट है, जिसकी बुनियाद पर यह पता लगेगा कि आपकी खून की शरियानों में कहीं खून जमना तो नहीं शुरू हो गया, और अगर ऐसा है तो खून को पतला करने वाली अद्वियात, एक जमाने में तो टीके की शक्ल में सिर्फ लगती थी, मगर अब गोलियों की शक्ल में भी सेफ दवाइयां मौजूद हैं, तो वो दवाइयां शुरू करवाई जाएंगी। और वो दवाइयां 3 से 6 हफ्ते तक खानी होती हैं, क्योंकि बहुत दफा ये गलती होती है, ये मरीज भी करता है और डॉक्टर भी गलती करता है कि अब तो मैं ठीक हो गया, लेकिन ये जो खून के जमने का अमल है ये बहुत लंबे अरसे तक रह सकता है। तो लिहाजा अगर आप सेकंड स्टेज में चले गए, एक तो आपका डॉक्टर आपको स्टीरॉयड शुरू कराएगा, दूसरा आपका डॉक्टर खून को पतला करने की दवाई शुरू कराएगा, और तीसरा ये फैसला करेगा कि अब आपको ऑक्सीजन देनी है कि नहीं देनी। और वो ऑक्सीजन शुरू में 2 लीटर पर मिनट, फिर 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, हत्ता कि बहुत यानी मखदूश हालात के अंदर 40-50 लीटर तक ऑक्सीजन भी दी जा सकती है, जिससे खून के अंदर ऑक्सीजन को मेंटेन किया जा सके, ताकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो क्योंकि ऑक्सीजन ही तो जिंदगी है। अच्छा, अब यह होता है कि अल्लाह अगर बेहतरी की तरफ जाए और आदमी इससे अगली स्टेज में ना जाए, तो स्टीरॉयड की वजह से और नंबर 2 खून पतला करने की दवाइयां और ऑक्सीजन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर शुरू हो जाती है। ये वो स्टेज है जिसमें स्टीरॉयड चूंकि जिस्म के मुदाफती निजाम को कमजोर करता है, तो किसी और जरासीम की वजह से इंफेक्शन हो सकती है। तो इस मौके पर एंटीबायोटिक बहुत जरूरी है। लिहाजा बीमारी के शुरू में एंटीबायोटिक दी जाए या ना दी जाए, इसका कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है, लेकिन 5वें दिन के बाद अगर सिम्टम परसिस्ट कर रहे हों, तो अब एंटीबायोटिक जिसमें एजिथ्रोमाइसिन है या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, ये दी जाती हैं, ताकि अब दोबारा बैक्टीरियल नमूनिया ना हो जाए। तो ये हो गई दूसरी स्टेज, और अल्लाह से दुआ है और बहुत से लोग इस स्टेज से भी वापस आ जाते हैं। मेरे बहुत से अजीज़ वकार, मेरे दोस्त, मैं अपना ज़ाती तजर्बा भी बयान करूंगा। मेरा अपना बेटा उस सेकंड स्टेज से, डॉक्टर अहमद, अल्हम्दुलिल्लाह यहां से फिर वो वापस आया और वो रिकवर हो गया। इसके बाद अब अगली स्टेज वो आ जाती है कि जिसमें आप 40 लीटर 60 लीटर तक भी ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो पेशेंट जो है वो उसको संभाल नहीं पा रहा। तो ऐसी सूरत में अब हम कोई और औजार और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिससे प्रेशर के साथ ऑक्सीजन अंदर जा सके, जिसको बाईपैप कहते हैं, सीपैप भी कहते हैं। इसमें एक खास किस्म के मास्क लगा दिए जाते हैं, तो वो प्रेशर के साथ ऑक्सीजन अंदर जाना शुरू हो जाती है। और अगर फर्ज करें वो भी ना हो, तो फिर अगली स्टेज के ऊपर वेंटिलेशन है, जिसका मतलब है कि मरीज के जिस्म को टोटली मफलूज कर दिया जाता है दवाइयों के जरिए, और उसके मुंह के रास्ते एक नाली डाल दी जाती है जो कि सांस की नाली में चली जाती है, उसको एक मशीन से अटैच कर दिया जाता है जिसको वेंटिलेटर कहते हैं। तो फेफड़ों का सारा काम वेंटिलेटर शुरू कर देते हैं, वो बाहर से ऑक्सीजन देना। मगर ये काफ़ी एक सीरियस स्टेज है, जिसको वेंटिलेटर पे जाना पड़ जाए तो बहुत सीरियस स्टेज है। बस उसके बाद फिर इलाज यही है कि स्टीरॉयड को जारी रखा जाए, खून को पतला रखने की दवाओं को जारी रखा जाए, और बाहर से ऑक्सीजन वेंटिलेशन की वजह से दी जाए, और अल्लाह पाक से दुआ की जाए कि बॉडी का सिस्टम जो है वो सारा के सारा रिकवर कर जाए। अच्छा, इस मौके पर यह बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि कुछ लोगों के अंदर स्टीरॉयड के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिनमें से यह है कि जिनको शुगर हो, उनकी शुगर कॉम्प्लिकेट हो सकती है। इसी तरीके से जिन पेशेंट की वैसे ही मुदाफियत कमजोर है और जिस्म में उनको पहले ही इंफेक्शन है, तो उनको भी इंफेक्शन बढ़ सकती है। इसी तरह अगर कोई मेदे के अल्सर का मरीज है, तो उसका मेदे का अल्सर भी ज्यादा बढ़ सकता है अगर हम ये स्टीरॉइड्स दें। लेकिन स्टीरॉइड दूसरी तरफ जो है वो जान बचाने वाली दवा है, और ये फैसला डॉक्टर ने ही करना है कि वो कब स्टीरॉइड देगा या कब स्टीरॉइड नहीं देगा। तो ये टोटल टाइम लाइन के अंदर तमाम की तमाम मैनेजमेंट है, और जो सारे के सारे उसूल हैं, इसमें वो जो डॉक्टर नहीं है, जो एक कॉमन आदमी है, उसको समझने के लिए ये टाइम लाइन समझनी बहुत जरूरी है। जब बीमारी अंदर जाती है, उसके तकरीबन 3 से 7 दिनों तक अलामत होती है। जब पहली अलामत आती है, जो कि खांसी हो सकती है, जो कि बुखार हो सकता है, जो कि जिस्म में दर्द हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि जैसे सूंघने की सलाहियत का चले जाना, और कभी कभी डायरिया। तो इसके बाद से अब आपने अगले 5 दिन क्रूशल हैं। अगले 5 दिन में आप अगर रिकवर कर गए हैं, तो आप स्टेज 1 से वापस आ गए हैं। लेकिन 5 दिन का टाइम आपने याद रखना है। इसके बाद अगर सिम्टम हो रहे हैं, तो अब आप प्लीज याद रखिए कि अब आप खुद इलाज ना कीजिए और टोटकों से इलाज ना कीजिए,
यहां मैं बताना भूल गया कि इस स्टेज पर आपका एक HRCT, एक जमाने में सिर्फ एक्सरे चेस्ट किया जाता था, मगर अब हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन करना बहुत जरूरी होता है, जो कि ये बताता है कि फेफड़े का, वो मैंने आपको बताया 5वें दिन से लेकर आगे तक फिर वो स्टेज है जिसमें ज्यादा इम्कान है कि आपको स्टीरॉइड्स की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ खून को पतला करने की दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। और अल्लाह करे यहीं से हम वापस आ जाएं, लेकिन अल्लाह ना करे इससे आगे जब वेंटिलेटर की स्टेज पे जाती है तो ये वो स्टेज है कि जिसके अंदर फिर जरा मामला और सारा सीरियस हो जाता है। कुछ दवाइयों के नाम आपने सुने होंगे, आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर। ये जो दवाइयां हैं ये हाईली टेक्निकल दवाइयां हैं और इनके बारे में अभी कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं हो सका कि इनका कोई फायदा होता है या नहीं होता। ये एक इंडिविजुअल चॉइस है कि जो कि डॉक्टर उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आम लेमैन को इस सिलसिले में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया सारा एक पूरा टाइम लाइन में आपको बताया। अब मैं आखिर में आपको अपने ज़ाती तजुर्बे से ये बताना चाहता हूँ कि जब मुझे कोविड हुआ और हमारी फैमिली में मेरे 2 बेटों को हुआ कोविड, एक को जो पहली स्टेज में चला गया, दूसरा दूसरी स्टेज, पहली स्टेज से अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया, दूसरा दूसरी स्टेज तक गया, मैं भी तकरीबन आप कह सकते हैं दूसरी स्टेज में चला गया था, लेकिन इससे पहले कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रिकवर किया। एक बहुत खौफनाक बात यह होती है कि इस बीमारी के खौफ की वजह से नफ्सियाती तौर पर आदमी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है, और जब एक आदमी खुद नफ्सियाती तौर पर बहुत ज़्यादा हिल जाता है तो उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा हिल जाती है। एक तरफ वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और दूसरी तरफ वो आपके करीब आने से भी डरते हैं कि उनको डर होता है कहीं उनको भी ना हो जाए। तो एक अजीब सा डिलेमा होता है जिसमें लोग आपसे मोहब्बत करने वाले आपके लिए कुछ करना भी चाहते हैं और वो आपसे कुछ कर भी नहीं सकते, और आप कमरे में अकेले होते हैं। ऐसे ट्रे में आपको खाना दे दिया जाता है, वो बर्तन दूसरी जगह से चले जाते हैं और वो तन्हाई का आलम होता है। उसमें आपके टंग, जैसे मेरे जिस्म में जब दर्द होता था मेरा दिल करता था कोई मुझे दबाए, लेकिन अगर कोई मेरा बेटा या मेरी अहलिया मुझे कहती थी तो मैं कहता था परे हो जाओ, मुझे मत दबाओ, क्योंकि मुझे इस बात का खौफ होता था कि कहीं खुदा ना खास्ता ये बीमारी उन्हें ना लग जाए। तो इसलिए वो जो नफ्सियाती तौर पर एक डिप्रेशन वाला फेज होता है, उस फेज पर भी बहुत ज्यादा मरीज को एक शऊरी तवानाई खर्च करने की जरूरत है, उसको बहुत ही यानी हिम्मत करने की जरूरत है। तो उस सिलसिले में मैंने ये देखा है कि जो फेथ है वो बहुत मदद करता है, इंसान का अकीदा जो है वो बहुत मदद करता है। आदमी ये सोचता है कि यार मौत का एक दिन मुकर्रर है, अगर मेरा मौत का दिन आ गया है तो फिर तो मुझे एक दिन जाना है। तो ये मैंने ये देखा कि अपने केस के अंदर इस फेथ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा यानी सपोर्ट दी। मैंने कोशिश की कि नमाज़ों का एहतमाम रखूं मैं और किताबें पढ़ता रहूं, और उसके अलावा अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ टीवी वगैरह देखता रहूं, और साथ थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वगैरह भी करता रहूं ताकि जिस्म बिल्कुल ढीला ना हो जाए। तो ये जो नफ्सियाती सपोर्ट है ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो अगर किसी के ख़ानदान में किसी को कोरोना हुआ है तो जो उनके अजीज़ व अकारिब अहल व अयाल हैं उनके भी ज़ुम्मे ये है कि वो अपनी हिफाजत तो करें मगर उसको हौसला देकर रखें। तो ये टोटल एक समरी थी जिसको आप कह सकते हैं कि A to Z अबाउट कोरोना, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बस आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये 1-1.5 साल के तजुर्बे में इस बीमारी के बारे में सब कुछ हमने इसी 1.5 साल में सीखा है। इवन एक्सपर्ट्स को भी इसके बारे में पता नहीं था। आपको याद होगा कि जब ये कोरोना शुरू हुआ है तो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि कोरोना नाम की कोई बीमारी ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा था कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, कुछ ने कहा कि पता नहीं इकोनॉमिक ये स्टंट है, और उसके इसी प्रोसेस के दौरान वैक्सीन भी आ गई और ये साइंस ने प्रूव किया है और तजुर्बे ने ये प्रूव किया है कि वैक्सीनेशन की जितनी यानी नंबर ऑफ पीपल जिनको वैक्सीन लगी वो ज़्यादा हुए हैं, वैसे वैसे कोरोना की शरह नीचे आना शुरू हो गई है। तो लिहाजा वैक्सीन भी हमें ज़रूर करवानी चाहिए, और दूसरा अपने मुदाफ़ती निज़ाम का पूरा ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज से, अच्छी डाइट से, बैलेंस डाइट से। तो ये कुछ बातें थीं। मुझे पता है कि इसके ऊपर जो कमेंट्स आएंगे तो हमारी टीम उन तमाम कमेंट्स को देखकर अगर फिर कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हुई तो हम इंशाल्लाह वो एक्सप्लेनेशन ज़रूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी लंबी वीडियो इतनी तवज्जो से सुनी। थैंक यू।